हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ विशेष चीज़। अब ये विशेष है क्या? तो बच्चों, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हम अगर ऐसा कहें कि ये जो प्रश्न हैं आपके कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करते ही हैं, आपके रिवीजन की स्पीड और परीक्षा में आपके प्राप्तांक भी बढ़ाते हैं, तो ये कोई बात गलत नहीं होगी। तो आप यही सोच रहे होंगे कि सर आज आप क्या कराने वाले हैं। वैसे तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दो कॉन्सेप्ट, जिनमें से पहला कॉन्सेप्ट है पद परिचय और दूसरा है वाच्य परिवर्तन। तो आइए बच्चों, करते हैं शुरुआत और सीखते हैं कि कैसे हम वाच्यों को और पद परिचय को परीक्षा में हल करेंगे। तो इसी क्रम में बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, पद परिचय से क्या आशय है। तो देखिए बच्चों, पद परिचय कोई नया विषय नहीं है, आप सब जानते ही हैं। बताइए, पद परिचय से क्या आशय है। हमारे समक्ष जो विकल्प हैं वो इस प्रकार से हैं। का यानी कि हमारा जो पहला विकल्प है वह है शब्दों से परिचित करवाना। खा यानी कि जो दूसरा विकल्प है वह है शब्दों के अर्थ से परिचित करवाना। गा यानी कि जो तीसरा विकल्प है वह है शब्दों के व्याकरणिक रूप से परिचित करवाना। अंतिम विकल्प है संज्ञा शब्दों से परिचित करवाना। सोचिए और उचित उत्तर बताइए। देखिए बच्चों, कभी भी यहाँ एमसीक्यू हल करने का सबसे आसान तरीका ये भी है कि एक बार पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिए, प्रश्न में जो जो विकल्प हैं उनको पढ़ लीजिए। और अगर वैसे तो ऐसा नहीं होता कि आपको उत्तर ना मिले, जनरली प्रश्न को पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद बहुविकल्पीय प्रश्न के अंदर उत्तर मिल जाता है। पर कभी ऐसा संशय आ जाए कि भाई कौन सा सही है, पहला या दूसरा, दूसरा या तीसरा, तो आपको थोड़ा सा एक ट्रिक यूज़ करना है। अब कौन सा ट्रिक है? तो एलिमिनेशन कीजिए कि कौन सा सही नहीं है। सही मत ढूंढिए, ये ढूंढिए कौन सा गलत है। धीरे धीरे करके सारे गलत उत्तर छाट दीजिए और जो बच जाएगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम कैसे उत्तर को निकाल सकते हैं। इस तरीके को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, व्याकरण की जितनी भी अवधारणाएं हैं, वो अच्छे से आप पर आती हूँ, आपको समझ में आता हो, आपकी व्याकरण पर जो कमांड है वो अच्छी हो, तभी आप इस तरीके से उत्तर को निकाल पाएंगे। तो देखिए क्या करना क्या है। सबसे पहले विकल्प पर विचार कीजिए, शब्दों से परिचित करवाना। अब देखिए, पद परिचय पूछा गया है, पद और शब्द में अंतर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। क्या अंतर है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पद और शब्द क्या अंतर है दोनों में। तो अंतर है भैया, पद हमेशा व्याकरण से संबद्ध होता है। कैसे? जब हम किसी भी शब्द का व्याकरण के नियम के अनुसार प्रयोग करते हैं, और कहाँ प्रयोग करते हैं? वाक्य में प्रयोग करते हैं, तब वह शब्द पद बन जाता है। और दूसरी तरफ शब्द स्वतंत्र होता है। जैसे कोई शब्द हमने लिखा, मान के चलिए राम ही लिखा, तो राम एक स्वतंत्र शब्द है, ये एक स्वतंत्र शब्द है, इसका एक कोशीय अर्थ है जो ये बताता है कि ये नाम है। अब देखिए, व्याकरण की दृष्टि से जब पद होता है वो व्याकरण के नियम में तो बंधा ही है, साथ ही साथ उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, उसके व्याकरणिक अर्थ निकलते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से जो हमारा पहला वाक्य है, जो हमारा पहला विकल्प है, वो उचित नहीं जान पड़ता है कि हम पद परिचय में शब्द से परिचित नहीं होते हैं। तो हमारा पहला विकल्प तो उचित नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, शब्दों के अर्थ से परिचित होते हैं। नहीं, हम शब्दों के अर्थ से भी परिचित नहीं होते हैं यहाँ तो। तीसरा विकल्प क्या कहता है कि शब्दों के व्याकरणिक रूप से परिचित करवाना या होना। तो पद की व्याख्या ही क्या है कि व्याकरण से संबद्ध हो, यानी कि व्याकरणिक रूप हो। तो इस प्रकार से जो गा है, विकल्प क्रमांक गा, शब्दों के व्याकरणिक रूप से परिचित करवाना ही हमारा उचित उत्तर है। आइए बच्चों, बढ़ते हैं आगे और अगला विकल्प देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से हमसे पूछा गया है। तो देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। तो भैया हमें पद परिचय प्राप्त करना है। अब देखिए, ये जो पद परिचय है ये परीक्षा में आता है बच्चों 4 नंबर का, ठीक है। और इन 4 नंबर को पाने के लिए बहुत कुछ खास नहीं करना पड़ता है। ग्रामर का
पूरा का पूरा आपको सिलेबस का अगर थोड़ा सा भी आइडिया है, जैसे मान के चलिए आपको संज्ञा आती हो, सर्वनाम आता हो, क्रिया विशेषण, लिंग वचन कारक इत्यादि आते हों, तो बहुत जल्दी आप इसको हल कर लेते हैं। और हमेशा मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, हमेशा मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि जब भी आप पेपर देने जाएं तो हमेशा रचनात्मक जो कौशल होता है, जो लेखन कौशल होता है, पहले उसको हल करें, फिर व्याकरण हल करें, क्योंकि बच्चों ये कम समय लेता है और नंबर बहुत सटीक मिलते हैं यहाँ से। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है, ये मेरा सुझाव है कि जब भी आप पेपर हल करने जाएं, जब भी आप हिंदी का पेपर लिख रहे हो, तो पहले जो रचना वाला जो पक्ष होता है, यानी कि जो रचना लेखन का जो पक्ष है, उसको हल करें, फिर उसके बाद व्याकरण को हल करें। तो इस तरीके से आप अपना समय भी बचा सकते हैं और सटीक नंबर भी ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने प्रश्न पर। हमसे पूछा गया था कि इस वाक्य में हमें पद परिचय निकालना है, और वाक्य इस प्रकार से है, रोहित 10वीं कक्षा में पढ़ता है। और क्या बोला गया था भैया, जो पद रेखांकित हो, तो रोहित जो पद है वो रेखांकित है और इसका हमें पद परिचय ज्ञात करना है। हमने भैया रोहित पद, अब देखिए रोहित क्या है। सबसे पहले जब भी आप पद परिचय प्राप्त करने की कोशिश करें, सबसे पहले जब भी आप पद परिचय को जांच रही हो, तो पहले देख लीजिए कि शब्द किस प्रकार का है। रोहित क्या है भैया, किसी का नाम होता है रोहित। अब जैसे ही नाम की बात आती है तो हमें याद आ जाता है कि संज्ञा भी एक कोई चीज़ हमने पढ़ी थी कभी, जो यहाँ काम आएगी। अब देखिए क्या, तो रोहित क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर संज्ञा के बाद क्या था, सर्वनाम, नहीं रोहित सर्वनाम नहीं है। फिर क्या था, लिंग था, रोहित कौन सा लिंग है भैया, पुल्लिंग है। फिर वचन देखिए, तो रोहित बोध ही हो रहा है, नाम से बोध होता है कि ये एक वचन है, तो इस प्रकार से एक वचन भी है। फिर आगे देखिए क्या है, पूरा वाक्य भी पढ़ेंगे तो क्या पता चलता है, रोहित 10वीं कक्षा में पढ़ता है। इस प्रकार से पता क्या चलता है कि भैया एक कर्ता कारक है, पढ़ता क्रिया का कर्ता कारक है। तो रोहित मूलतः व्याकरण के जो पक्ष है ना, उसमें से संज्ञा भी है, एक वचन भी है, लिंग पुल्लिंग भी है और कर्ता कारक भी है। तो इस प्रकार से बेटा हमने रोहित का पद परिचय जाना। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, वाह तुमने अच्छा काम किया, और इस प्रश्न में भी हमें पद परिचय ही ज्ञात करना है। तो देखिए पद परिचय कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारा रेखांकित पद है वो है वाह। तो देखिए अब सबसे पहले वाह पर ध्यान दीजिए कि वाह क्या है, क्या वाह संज्ञा है। अब जरा सोच लीजिए संज्ञा के कौन कौन से प्रकार हमने बताए थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो क्या ये वहाँ फिट बैठता है, बिल्कुल नहीं। सर्वनाम हो सकता है, सर्वनाम भी नहीं है। फिर क्या है, क्रिया है क्या, तो क्रिया नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, अब देखिए बहुत ज़्यादा मत सोचना है इस चीज़ को लेकर, सिंपल सा ध्यान देना है। शब्द को डिवाइड कर लीजिए, विकारी है क्या अविकारी है। अगर विकारी है तो अच्छी बात, फिर आप विकारी में पता कीजिए कि ये कौन सा शब्द है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, कारक है, क्या है। पर अगर शब्द विकारी नहीं है तो तुरंत सोचिए कि भैया ये शब्द अविकारी है। और अविकारी में भी कौन सा शब्द है, विस्मय आदि बोधक अव्यय है। और ये किस प्रकार की सूचना दे रहा है, तो ये हर्ष की सूचना दे रहा है। इस प्रकार से वाह विस्मय आदि बोधक अव्यय है जो हर्ष की सूचना देता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने प्रश्न को हल किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं अगले प्रश्न में क्या खास है। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, लड़का साहित्यिक पुस्तकें पढ़ता है, और इसमें भी हमें पद परिचय ज्ञात करना है। अब पहले के प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर ये है कि वहाँ हमें एक वाक्य में से केवल एक पद का पद परिचय ज्ञात करना था, पर यहाँ पूरे वाक्य का पद परिचय ज्ञात करना है। बेटा प्रश्न यहाँ दो ही प्रकार से आते हैं, या तो एक वाक्य में एक पद का परिचय आपको ज्ञात करने के लिए आ जाएगा, या फिर पूरे के पूरे वाक्य का पद परिचय ज्ञात करने के लिए आ जाएगा। तो आइए बच्चों जानते हैं कैसे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले पहला पद लीजिए, लड़का। लड़का क्या है बच्चों, लड़का संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है भैया, जातिवाचक है। लड़का और क्या हो सकता है, पुल्लिंग है। लड़का साहित्यिक पुस्तकें पढ़ता है, वाक्य से हमें पता चल रहा है कि ये एक वचन है और कर्ता भी है। फिर कर्ता किस चीज़ का है, तो पढ़ता क्रिया का कर्ता है और अन्य पुरुष भी है। और सुनिए आगे भी क्या है इसके अंदर, तो ये वाक्य का उद्देश्य भी है। अब इस प्रकार से जब हमने लड़का का यानी कि प्रथम पद का कर्ता पद परिचय प्राप्त कर लिया, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं साहित्यिक, जो हमारा दूसरा पद है वो है साहित्यिक, और इसका पद परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए साहित्यिक विशेषण है, और कैसा विशेषण है, गुणवाचक है, यानी कि
किताब की विशेषता बता रहा है कि किताब कैसी है, साहित्यिक है। फिर देखिए आगे क्या है, इसका विशेष्य क्या है, पुस्तकों का विशेष्य है। फिर इसका विधेय, ये वाक्य के विधेय का विस्तार भी कर रहा है। तो इस प्रकार से बेटा हमने अपने दूसरे पद का भी पद परिचय प्राप्त कर लिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा जो तीसरा पद है उसका पद परिचय हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए पुस्तकें, कौन सी संज्ञा है भैया पुस्तकों में, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। बहुवचन है क्योंकि पुस्तकें पढ़ता है, पुस्तक नहीं पढ़ता है, इसलिए बहुवचन हो गया। और कर्म कारक है, यानी कि क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। और ये भी विधेय का विस्तार है। तो इस प्रकार से हमने अपने तीसरे पद का भी पद परिचय ज्ञात कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे और हमारे अगले पद का पद परिचय ज्ञात करते हैं। तो पढ़ता है, पढ़ता यानी क्रिया है, और क्रिया भी कौन से काल की है, सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। पुल्लिंग है, एक वचन है, सकर्मक क्रिया है, वाक्य का विधेय भी है। तो इस प्रकार से बेटा हमने क्रिया को भी जाना। और इसके साथ है, तो है सहायक क्रिया है, वर्तमान काल को इंगित करती है और वाक्य का विधेय भी है। तो बेटा इस प्रकार से हमने पद परिचय से जुड़े कुछ प्रश्नों को हल किया। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अब हम किस प्रश्न पर चलने वाले हैं और क्या क्या हल करने वाले हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो देखिए मिश्र वाक्य कौन सा है, एक बात समझ लीजिए। मिश्र वाक्य को हल करने के लिए आपको पूरे के पूरे वाक्य आने चाहिए, यानी कि रचना के आधार पर वाक्यों का क्या रूप होता है, वाक्यों के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ों से आपको परिचित होना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको ये पढ़ाया है, पर फिर भी अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो एक बार फिर से आप वो पुराने वीडियो देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। हम यहाँ भी इस प्रश्न को हल करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए पहला हमारे पास जो विकल्प है वो है, गमला नीचे गिरकर टूट गया। अब यहाँ समझ लीजिए एक बात, जहाँ एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो वहाँ कौन सा वाक्य होता है भैया, बताइए। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय हो वहाँ होता है सरल वाक्य। फिर आगे बढ़ जाइए, तो ये हमारा उचित उत्तर नहीं हो सकता। फिर हम चलते हैं विकल्प क्रमांक ख पर, गमला नीचे गिरा और टूट गया। अब यहाँ ज़रा वाक्य को ध्यान से पढ़िए, गमला गिरा और टूट गया, गमला नीचे गिरा और टूट गया। और कहाँ लगाया जाता है, ध्यान कीजिए। संयुक्त वाक्य की सबसे सरल पहचान है और। जिस भी वाक्य के बीच में अगर आपको कभी ज़्यादा समझ में ना आए, संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जो एक वाक्य या एक उपवाक्य या दो उपवाक्य आपस में और के माध्यम से जुड़े हों, तो समझ जाइए कि अधिकांशतः वहाँ संयुक्त वाक्य ही होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या है, गमला नीचे गिरा और टूट गया, तो यहाँ कौन सा वाक्य हो गया भैया, संयुक्त हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले विकल्प की ओर, जैसे ही गमला नीचे गिरा वैसे ही टूट गया। अब भैया यहाँ गमले का टूटना किस पर निर्भर कर रहा है, गिरने पर निर्भर कर रहा है। ये बात देखिए, वाक्य पढ़िए, जैसे ही गमला नीचे गिरा वैसे ही टूट गया। तो देखिए सरल वाक्य तो हम समझ गए थे कि एक उद्देश्य एक विधेय। संयुक्त वाक्य क्या होता है कि भैया दो वाक्य आपस में और के माध्यम से जुड़ जाएं और दोनों का अर्थ निकलता हो, पर एक एग्जैक्ट अर्थ निकलता हो। तो देखिए भैया ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे की। तो क्या कह रहा है, जैसे ही गमला नीचे गिरा वैसे ही टूट गया। अब यहाँ पता क्या चल रहा है कि भैया गमले का नीचे गिरना उसके टूटने का कारण है, पर यहाँ जो दो वाक्य है ना बेटा, एक प्रधान वाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। इस प्रकार से क्या पता चल रहा है, मिश्र वाक्य में भी क्या होता है, ज़रा ध्यान करो कि एक प्रधान वाक्य या उपवाक्य होता है और उसी प्रधान वाक्य या प्रधान उपवाक्य के आश्रय पर दूसरा उपवाक्य या वाक्य होता है। तो इस प्रकार से परिभाषा की दृष्टि से जहाँ एक प्रधान वाक्य हो या प्रधान उपवाक्य के आश्रय में दूसरा कोई उपवाक्य या वाक्य हो, तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो उचित उत्तर होगा बच्चों वो होगा गा, जैसे ही गमला नीचे गिरा वैसे ही टूट गया। तो इस प्रकार से बच्चों हमने उचित उत्तर प्राप्त कर लिया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न वाक्यों का वाच्य परिवर्तन कीजिए। हमें इस प्रश्न में वाक्यों का वाच्य परिवर्तन करना है। इसी क्रम में हमारा पहला वाक्य है, दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया। इसको बदलना है कर्तवाक्य
कृतवाच्य में। तो देखिए कैसे बदलते हैं। दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। कर्मवाच्य की पहचान होती है बेटा कि वहाँ ने लगाया जाता है, ठीक है, और कर्तवाच्य में द्वारा लगाया जाता है। तो हमें ने का परिवर्तन करना है द्वारा में, और जैसे ही हम ये परिवर्तन कर देते हैं वैसे ही हमारा जो वाक्य होता है वो परिवर्तित हो जाता है किसमें, कर्तवाच्य में। तो देखिए क्या किया हमने, दुकानदार ने उचित मूल्य लिया, हमने द्वारा को हटाया और द्वारा की जगह ने लगा दिया, और काल भी परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार से हमने हमारा पहला जो वाक्य था उसका वाच्य परिवर्तन किया। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर, अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। अब भैया इसका भी वाच्य परिवर्तन करना है, पर किसमें करना है ये वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन करना है कर्मवाच्य में। तो आइए कर्मवाच्य में परिवर्तन हमने पहले ही सीखा था कि कृतवाच्य में हम द्वारा की जगह ने लगा रहे थे, तो यहाँ क्या करेंगे, हम ने को हटा के द्वारा लगा देंगे। बस इतना करना है और काल का ध्यान रखना है, बस हो गया हमारा काम। तो देखिए क्या किया हमने, महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया गया। तो इस प्रकार से बेटा हमने वाच्य को परिवर्तित किया। तो बच्चों इस प्रकार से हमने कुछ प्रश्न हल किए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, और हो सकता है कि परीक्षा में आपको देखने को भी मिल जाए। तो बच्चों ये था आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए PW के साथ।